नमस्कार दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, किसी भी देश की जो भविष्य होती है ना, वो उसके शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर होती है। कल हमारे देश में एक नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है। अब इसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा और पार्लियामेंट में पास होते ही ये कानून बन जाएगा। और जैसे ही ये कानून बनेगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था जो कि पिछले 35-36 सालों से एक ही तरह की चलती चली आ रही है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं तो कहता हूँ वो पूरी तरह बदल जाएगा और एक नए भारत के निर्माण का आरंभ होगा। तो आइए जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कि कल जिसका ड्राफ्ट पास हुआ है, उसमें क्या क्या नए प्रावधान हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप और आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो कि ऑलरेडी क्लास 12 पास कर चुके हैं, बहुत सारे होंगे जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनकी शादी भी हो चुकी है। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे, हम लोग जब क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, तो मुझे आज भी याद आता है, आप लोगों को भी याद होगा कि हम लोग कितने भारी बैग लेकर जाते थे। ठीक है भाई, डर लगता था टीचर जान से मार देगी कि अगर आप मतलब स्कूल में जाकर बैठो। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल चलते थे एंड 7-8 पीरियड होते थे। हर पीरियड की हर टीचर की कॉपी और किताब अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम लोग के मम्मी पापा भाई पूरे जुगत में भिड़े रहते थे कि अच्छा तुमने साइंस की किताब रखी कि नहीं, अच्छा तुमने साइंस की कॉपी रखी कि नहीं। डर लगता था कि अगर कोई मिस हो गया टीचर जान से मार देगा, डर था। तो ये डर वाली पढ़ाई थी जो हम लोगों ने की। ठीक है, मगर अब सब कुछ बदलने वाला है। हम लोगों ने जो 10+2 सिस्टम पास किया अभी तक जो हमारे देश में था, उसमें क्या था यार कि 10 तक हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे और उसके बाद हम अपनी स्ट्रीम को चुनते थे कि साइंस साइड लेना है, साइंस साइड लेते थे। उसके बाद साइंस साइड पूरी ज़िंदगी हमारी लेती है। कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है। साइंस का लड़का कॉमर्स की कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स का लड़का आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। मगर अब ये 10+2 सिस्टम बदल दिया जाएगा। अब ये लागू होने वाला है 5+3+3+4। तो भैया, नए आने वाले बच्चों के लिए जो अपनी शिक्षा की यात्रा शुरू करने वाले हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि अब तुम अपना बचपन जी पाओगे। शुरू के जो 5 साल होंगे स्कूल के, उसमें से जो शुरू के 3 साल हैं, मतलब यहाँ पे जो आपका 5+3+3+4 है, उसमें जो शुरू के 5 हैं, उनमें 5 में जो 3 साल हैं वो प्री प्राइमरी कहलाएगा। उसके बाद 1 साल कक्षा 1 और दूसरा साल कक्षा 2, ये आपका फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। तो हम लोग जिस तरह पढ़ाई करते थे कि रट्टा मारो, टीचर होमवर्क देता था, मतलब बर्डन पड़ता था दिमाग के ऊपर, टीचर होमवर्क देता था, हम रात रात भर जग जग कर होमवर्क करते थे, अगले दिन स्कूल में पिटाई होती थी, मुर्गा बनते थे। अब वो सब खत्म। अब जो शुरू के 5 साल होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो फाउंडेशन स्टेज कहलाएंगे। और इस दौरान खेलकूद और अन्य गतिविधियों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उन्हें बचपन जीने का मौका दिया जाएगा। वो स्कूल में जाकर उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भैया कौन सी दुनिया में आ गए। ठीक है, उन्हें घर की तरह ही इन्वायरमेंट दिया जाएगा, खेल कूद के माध्यम से उन्हें सिखाया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, वो एजुकेशन के लिए जो पूरा का पूरा करिकुलम है वो एनसीईआरटी तैयार करेगी कि शुरू के 5 साल क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ताकि 3 साल से 6 साल के बच्चों का दिमाग विकसित किया जा सके, उनको कोई बर्डन ना फील हो। फिर दोस्तों, अगले जो 3 साल हैं, कक्षा 2 के बाद कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से छात्रों का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से इनका परिचय करवाया जाएगा। मतलब क्लास 2 तक इन सब्जेक्ट से उनका कोई परिचय नहीं होगा, क्लास 3, 4th एंड 5th में इनका परिचय करवाया जाएगा इन सब्जेक्ट से। उसके बाद दोस्तों, 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा या स्थानीय भाषा के जरिए हो पाएगी। मतलब कि अगर कोई बच्चा
5वीं तक की पढ़ाई मराठी में करना चाहता है या गुजराती में करना चाहता है या बंगाली में करना चाहता है तो वो कर सकता है। पहले क्या होता था जब हम लोग पढ़ते थे कि नहीं भैया इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, कि अब आपका बच्चा कक्षा 5वीं तक वो जिस भाषा में चाहे पढ़ाई कर सकता है। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर काम आएगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं कर पाएगा कोई स्कूल या कोई राज्य कि नहीं भैया आपको इंग्लिश में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है कक्षा 5 तक की। आप अपनी मातृभाषा में या अपनी लोकल भाषा में कक्षा 5 तक की पढ़ाई अब एक बच्चा कर सकता है। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी जो कि पहले थी। और दोस्तों सबसे अच्छा दौर स्टार्ट होगा क्लास 6 से। क्लास 6 में ही अगर बच्चा चाहे तो वो कोडिंग सीख सकेगा। अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर आदि बनाने में उसकी रुचि है तो उसका ज्ञान भी उसे दिया जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐड की गई है कि अगर बच्चा चाहे, मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर का बच्चे को सीखने का मन है, स्कूल उसे सिखाएगा। और अगर बच्चा चाहे तो इंटर्नशिप भी कर पाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर, या किसी भी तरह की रुचि, मान लीजिए किसी को लकड़ी का काम सीखना है, किसी को पेंटर का काम सीखना है, किसी को पेंटर बनना है, तो वो पेंटिंग उसको पसंद है तो वो पेंटर के जगह पर जाकर इंटर्नशिप कर पाएगा। जैसे जर्मनी में होता है दोस्तों, जर्मनी में क्लास 6 में ही आपसे पूछ लेंगे कि दैट व्हाट डू यू वांट टू बी। जर्मनी में कॉबलर, जर्मनी में गाड़ी का मैकेनिक, ये कोई छोटी जॉब नहीं होती है। क्लास 6 से ही बच्चे जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं और स्कूल पास आउट होते होते वो इतने नॉलेजेबल बन चुके होते हैं ना कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। आज जाकर देख लीजिए आप, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सब जर्मनी बनाती है। तो अब भारत में भी ये सिस्टम लागू किया जा रहा है कि क्लास 6 से ही बच्चा कोडिंग भी सीख सकेगा और जो भी रुचि है उस पर्टिकुलर चीज़ को वो सीख पाएगा, इवन दैट इंटर्नशिप भी कर पाएगा उससे रिलेटेड कंपनी में या उससे रिलेटेड इंसान के पास। और दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी के 4 साल जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का दौर है, जिसको बड़ा ही कहते हैं ना प्रेशरफुल कहा जाता है, क्योंकि 10th में आप बोर्ड देते हो, 12th में बोर्ड देते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन का तो एक अजीब सा हुआ बनाकर हमारे देश में रखा जाता है। अब कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, मतलब अब साल में 2 बार बेइज्जती होगी। क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर जाओगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी तरह होती है, पूरे साल में 2 बार आपकी बेइज्जती होती है, सेमेस्टर वाइज आप पढ़ाई करते हो। मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक अब आपको एक साल में 2 बार एग्ज़ाम देना होगा और दोनों बार आपको पास करना ज़रूरी है और इसी के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो जो लोग सोचते थे कि यार बिल्कुल एंड में पढ़ाई करेंगे और नंबर ले आएंगे, अब ये सब ख़त्म, आपको पूरे साल पढ़ाई करना पड़ेगा। और बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की परीक्षा को एकदम हवा बना दिया गया, बच्चे दिन रात पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, एक कहते हैं ना रेस में लगे पड़े हुए हैं कि यार नंबर लाना है, नंबर लाना है। अब बोर्ड का जो परीक्षा है उसे आसान बनाया जाएगा। बोर्ड में जो सवाल पूछे जाएंगे ना दोस्तों, वो इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे जाएंगे, ना कि किताबी कीड़े वाले सवाल पूछे जाएंगे, ताकि बच्चा इंटेलेक्चुअल बने, ना कि किताबी कीड़ा बने। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बोर्ड की परीक्षा देने वालों को उनकी भाषा में एग्ज़ाम देने की पूरी छूट होगी। हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे दो, अंग्रेजी में देना चाहो तो अंग्रेजी में दे दो, तुम्हें प्रॉपर पूरी छूट दी जाएगी। और दोस्तों जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का समय है, उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि छात्र इस दौरान कोडिंग सीख सकेंगे, इस दौरान इंटर्नशिप कर सकेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में उनकी रुचि है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में उनकी रुचि है। और इस पर्टिकुलर स्टेज में क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टेज में इन्हें एक कहते हैं ना कि तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। मतलब एक फिक्स्ड पढ़ाई इनको करवाई जाएगी, फिक्स किताबें होंगी, फिक्स पढ़ाई इन्हें करवाई जाएगी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बीच में। और दोस्तों जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का दौर होगा, इसमें किसी पर्टिकुलर विषय में
गहरी समझ पैदा की जाएगी ताकि बच्चा क्लास 12 के बाद उसी पर्टिकुलर विषय को अपना आधार बनाकर अपने भविष्य को निश्चित करे। अभी क्या होता है, हम लोग सब पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, घंटा कुछ समझ में नहीं आता कि करियर किस में बनाएंगे। इंजीनियरिंग करते हैं तो जाकर पता चलता है भैया 48 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और किसी पर भी महारत नहीं होती है। एंड में जाकर क्या करना पड़ता है, भैया अगर जॉब चाहिए तो एप्टीट्यूड का टेस्ट दो। तो भाई पढ़ाई क्यों करवाया इतना ढेर सारा। तो अब क्या है, ये सब कुछ बदलने वाला है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक किसी एक पर्टिकुलर विषय पर, आपका किसी खास विषय पर गहरी रुचि पैदा की जाएगी ताकि बच्चा 12वीं के बाद अपना भविष्य उस पर्टिकुलर फील्ड में बना सके। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम लोग क्या करते थे, क्लास 10 के बाद साइंस लेते थे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएमसी, पीबीसी, कॉमर्स का अलग सब्जेक्ट होता था, आर्ट्स का अलग सब्जेक्ट होता था। अब ऐसा नहीं है, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। अब फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा अगर म्यूज़िक भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है मेन सब्जेक्ट की तरह। अगर केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। अगर हिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। मगर इसके लिए भी एक खास पूल बनाकर तैयार किया जाएगा। हर पर्टिकुलर पूल में कुछ सब्जेक्ट होंगे, उसी सब्जेक्ट को आपका चूज़ कर कर आप पढ़ाई कर सकोगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी नया अपडेट आएगा। ठीक है, वो पूल जो सब्जेक्ट होंगे वो अभी एचआरडी मिनिस्ट्री उसको लॉन्च करेगी। और हाँ दोस्तों, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम भी बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अभी तक तो आपका एचआरडी मिनिस्ट्री थी, अब उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो बात थी स्कूल लेवल की। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिपोर्ट कार्ड। लोग कहते हैं ना कि रिपोर्ट कार्ड बहुत मैटर करता है आपके भविष्य में। अब रिपोर्ट कार्ड के बनने का तरीका भी बदल जाएगा। अभी तक क्या था, आप एग्जामिनेशन देते थे, जो मार्क्स पाते थे वो आपका रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार होता था। ठीक है, इसके मतलब कि आपका जो भविष्य है, आपका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पे डिपेंड करता था। मगर अब सब कुछ ख़त्म। अब जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसको 360 डिग्री असेसमेंट के तौर पर तैयार किया जाएगा। मगर मतलब कि आप जो मार्क्स पाए हैं वो तो अच्छी बात है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कितने मार्क्स पाए हैं, आप कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, देन देयर आफ्टर आप खुद को मार्क्स देंगे। आपको जो टीचर विषय पढ़ाता है वो भी आपको मार्क्स देगा। इवन दैट आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, वो भी आपको मार्क्स देंगे। फिर ये पूरा का पूरा एक रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। इसका क्या फॉर्मेट होगा ये भी आने वाले समय में जब अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को उसके विषय में ज़रूर बताऊंगा। तो भैया अब सबसे दोस्ती करके रखना, किसी से दुश्मनी मत मोल ले लेना। तो ये दोस्तों, ये स्कूल तक की एजुकेशन की बात थी जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया। अब मैं बात करता हूँ कॉलेज लेवल के बारे में। इनका भी पूरा का पूरा प्रावधान बदल चुका है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि भैया अगर डिग्री चाहिए, मान लीजिए कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे 4 साल कंप्लीट करने ही होंगे तभी मुझे डिग्री मिलेगी। अगर मान लीजिए मैंने 1 साल में या 2 साल में छोड़ दिया या मेरी ईयर बैक लग गई तो मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। मगर अब ये सिस्टम ख़त्म। अब सिस्टम आ रखा है दोस्तों मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम का। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आप 3 साल की कोई डिग्री करते हैं, 3 साल का कोई बैचलर प्रोग्राम है, तो अगर 1 साल में आपने कर छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में आपने कर छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में आपने कर जब ख़त्म कर लिया तो आपको डिग्री मिलेगी। और 4 साल में अगर आपने ख़त्म किया, मतलब 4 साल की जो डिग्री होगी उसमें जो चौथा साल होगा वो रिसर्च का होगा। मतलब 3 साल आप पढ़ाई करोगे और चौथे साल आप रिसर्च करोगे, देन देयर आफ्टर 4 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी। तो अब मान लीजिए कि कोई बीटेक करने वाला बंदा है, वो बीटेक कर रहा है मगर उसका बीटेक में मन नहीं लगा। अगर वो चाहे तो 1 साल में छोड़ सकता है, 2 साल में छोड़ सकता है, 3 साल में छोड़ सकता है। ये साल बर्बाद नहीं होंगे, ये साल काउंटेबल होंगे। हाँ, अगला है दोस्तों कि जिन लोगों को हायर एजुकेशन में जाना है, जिन लोगों को रिसर्च करना है, ठीक है, उनके लिए 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम होगा। ठीक है, और जो लोग डिग्री लेने के बाद सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का प्रोग्राम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया।
4 साल की डिग्री का प्रोग्राम होगा, फिर एमए, और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा आप पीएचडी कर सकते हैं। पहले एमफिल करना मैंडेटरी था, लेकिन अब आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं बिना एमफिल के किए। तो इस नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। और दोस्तों, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड अपनाए गए हैं। मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के कॉलेजेस में सेम तरह का मानदंड होगा। ऐसा नहीं है कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज अलग तरीके से पढ़ाई करा रहा है, प्राइवेट कॉलेज अलग तरीके से पढ़ाई करा रहा है, सब कुछ ख़त्म। सेम पैटर्न में ही पढ़ाई होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ताकि भारत में लोगों को ऐसा ना लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है कि यार सीबीएसई वाले कहते हैं स्टेट बोर्ड से, अरे सीबीएसई में तो ये पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। कंपैरिजन शुरू हो जाती है कि तुम्हारा बोर्ड कमज़ोर है, मेरा बोर्ड तेज है, और इसका असर पड़ता है बच्चों के भविष्य पर। तो अब ये ख़त्म कर दिया गया है। अगला है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा होगी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस होगा, और ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। मतलब दोस्तों मान लीजिए कि क्लास 12th में आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आए और आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज की मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड नहीं हो पाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नेशनल कॉमन एंट्रेंस करवाया जाएगा, उसमें आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। देन देयर आफ्टर आपके क्लास 12th के मार्क्स के वेटेज को जोड़कर अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है उसको पास कर चुके होंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, ठीक है। आपके मन पसंदीदा कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। मतलब अब आपको सिर्फ क्लास 12th के जो मार्क्स होते हैं उस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लास 12th अगर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो आप नेशनल कॉमन एंट्रेंस देकर अपने महत्वपूर्ण या अपने मेन, मतलब जो भी आपका मन पसंदीदा कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग तरह की बॉडी काम करती थी, अलग अलग तरह का रेगुलेटर काम करता था। आपने एचआरडी का नाम, यूजीसी का नाम सुना होगा, एआईसीटीई का नाम सुना होगा, ठीक है। अब इन सब को मर्ज कर कर एक बनाया जाएगा, लेकिन मेडिकल व लीगल ये एजुकेशन इनके अंडर में नहीं आएंगे। मतलब जो एक बॉडी बनाई जाएगी एआईसीटीई और यूजीसी को ऐड कर कर, उसके अंडर में लॉ की पढ़ाई मतलब एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन नहीं आएंगी। इनको अभी अलग रखा गया है, इनके लिए एक अलग तरह की बॉडी बनाई जाएगी जो कि आने वाले भविष्य में निश्चित होगी। दोस्तों, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जिससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। मतलब जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च करती हैं उन्हें ये फंड करेंगे ताकि वो अपने रिसर्च को एक अच्छे रिजल्ट पर ख़त्म करें, भारत को एक नया इनोवेशन दें। जिस तरह आईआईटीज़ वगैरह में दिया जाता है, तो अमेरिका की तर्ज पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत में बनाया जाएगा जो कि रिसर्च को और इनोवेशन को फंडिंग करेगा। और दोस्तों, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। आप लोगों को पता है आज कोविड-19 का दौर है, सारी की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रखा गया कि क्लास 6 से, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का बच्चा, हायर एजुकेशन के बच्चे, ये सारे के सारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मगर बाकी सारे जितनी भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, तो भारत में भी इस चीज़ को कॉमन किया जा रहा है। मतलब कि अल्टरनेटिव ऑप्शन खोला जा रहा है ताकि कल को भविष्य में किसी भी तरह के चैलेंज से आप निपट पाओ। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम थे, मगर अब इन सब इंस्टीट्यूट्स के लिए एक नियम होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल की यूनिवर्सिटी, डीम्ड की यूनिवर्सिटी ये सब अपने अपने कानून चलाएंगी, अपने अपने मानकों पर सारी चीज़ें करेंगी जो कि पहले करती थीं। अब ये सब के सब एक मापदंड में तौले जाएंगे। दोस्तों, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, ठीक है।
इसमें क्या होगा कि इसके तहत आप एक समय में एक से ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे और आपने जिस कोर्स को जहाँ तक कंप्लीट किया है उसका क्रेडिट आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटल फॉर्म में जमा हो जाएगा और जब आप अपनी फाइनल डिग्री कंप्लीट करोगे तो ये क्रेडिट आपकी फाइनल डिग्री में ऐड हो जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस अभी सरकार ने क्लियर नहीं किया है, सरकार क्लियर करेगी, लेकिन ये सारा का सारा फॉर्मेट डिजिटल होगा। तो अब आप आने वाले समय में एक से ज़्यादा कोर्स कर सकेंगे। अगला है दोस्तों कि स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत में संस्कृत भाषा का क्या महत्व था, जो कि अब तो भाई वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ना के बराबर लोग संस्कृत पढ़ते हैं। अब उसको दोबारा वापस लाने की मुहिम शुरू की गई है। अब चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो बड़े बड़े आपके एजुकेशनल सेंटर्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे। चाहे वो मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो सब संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग विषय। और दोस्तों आईआईटीज़ जैसे इंस्टीट्यूट जो कि मेनली इंजीनियरिंग के लिए फेमस हैं, वहाँ पर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाई जाएगी, ताकि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ये समझ पाएँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर वो अपने फील्ड को प्रमोट कर सकते हैं। तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ भी अब पढ़ाई जाएगी आईआईटी जैसे संस्थानों में। और दोस्तों संगीत, कला, साहित्य ये हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। मतलब कि म्यूज़िक, आर्ट्स, हिस्ट्री, अब ये भारत के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। एंड जाते जाते सबसे आखिरी पॉइंट कि अब स्कूल और कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो मनमाना फ़ीस तय नहीं कर पाएंगे, मनमाना फ़ीस वसूल नहीं कर पाएंगे। अब सरकार तय करेगी कि प्राइवेट, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज और सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी। तो ये मनमाना फ़ीस जो पहले वसूल करते थे, अब वो मनमाना फ़ीस ये वसूल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये एजुकेशन सिस्टम भारत में लागू होता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत का, आने वाले भारत का जो भविष्य है, आने वाले भारत का जो ढांचा है वो पूरी तरह बदल जाएगा। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं उन सभी बच्चों को, उन सभी लोगों को जो अपनी शिक्षा का सफ़र शुरू करने वाले हैं या जो अपनी शिक्षा के सफ़र में कार्यरत हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप भी अपने कुछ मतलब जो प्री और कॉन्स आपको लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कर सकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।